A very good morning to all of you. Today, myself Shubham Jaiswal, standing before you all to teach a very interesting topic, abolition of slavery. Up to here, we have looked the introduction of French Revolutions, then outbreak of French Revolution, reign of terror, directory rules, and women in French Revolutions. Today, we will look abolition in of slavery. देखने में बहुत इजी टॉपिक लग रहा है और मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि मेरे सेक्रेट स्टडी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और जहाँ से हो सके वहाँ तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना योगदान दें ताकि ये चैनल ग्रो करे और मैं भी ग्रो करूं। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी देखने में बड़ा इजी टॉपिक लग रहा है कि स्लेवरी ऑफ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब दास एंड एबॉलिशन मीन्स रिमूवल, मतलब दास प्रथा का हटना उसको देखना है फ्रांस में। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस, इन यूरोपियन कंट्री। तो एबॉलिशन मीन्स रिमूवल। कैसे स्लेवरी सिस्टम यूरोप से रिमूव हुआ। स्लेवरी क्या होता है? स्लेव दास। तो रिमूवल ऑफ स्लेव फ्रॉम फ्रांस। सो अगर स्लेवरी पे बात कर रहे हैं तो स्लेवरी क्या है? दास प्रथा, दास क्या है? नॉर्मल वे में कह सकते हैं कि दास लोग समझते हैं कि नौकरशाही जो है लोगों को अपने घर रखकर काम करवाते हैं, वो दास है। लेकिन एक करेक्ट डेफिनेशन ये बताता है कि आप पढ़े लिखे हो, आप चीज़ें जानते हो प्रॉपर वॉइस में। तो स्लेवरी मतलब क्या है? तो स्लेवरी का मतलब ये होता है कि वो प्रैक्टिस जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी लोग को अपने पास रखकर उससे काम करवाते हो और उसके काम के अकॉर्डिंग उसे पैसे नहीं पेमेंट करते हो। इक्वल वेजेस, इक्वल वर्क टू इक्वल वेज की कॉन्सेप्ट जहाँ नहीं है, जितना वो काम किया उतना वेजेस पाया, ये कॉन्सेप्ट और उसके काम के अकॉर्डिंग उसके अप्रिशिएशंस नहीं हुआ, तो वो स्लेवरी के कैटेगरी में आता है। वेरी सिंपल, स्लेवरी। स्लेवरी प्रैक्टिस, एक तरह की प्रैक्टिस है और सिस्टम ऑफ ओनिंग स्लेव। प्रैक्टिस और सिस्टम ऑफ ओनिंग स्लेव एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें हम किसी स्लेव को खरीदते हैं, किसी दास खरीद कर उसे काम करवाते हैं, उसे स्लेवरी कहते हैं। स्लेवरी अ कंडीशन ऑफ वर्किंग हार्ड, अ कंडीशन of working hard without any remuneration and appreciation.
तो हम लोगों ने देखा एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो हमें स्लेवरी समझना बहुत ज़रूरी है। स्लेवरी मीन्स क्या? एक तरह का प्रैक्टिस और सिस्टम ताकि लोगों को अपना गुलाम बनाना। बहुत ही अच्छा वर्ड है, गुलामी को इंग्लिश में स्लेवरी कहते हैं। तो गुलामी क्या है? वह कंडीशंस, वह सिचुएशन जिसमें आप किसी व्यक्ति से कठिन काम करवाओ, हार्ड वर्क करवाओ, मेहनत का काम करवाओ और विदाउट एनी रिम्यूनरेशंस एंड एप्रिसिएशंस, और उसके काम के अकॉर्डिंग उसे वेजेस ना दो, उसे एप्रिसिएशंस ना दो, उससे प्रोत्साहन ना करो। उस कंडीशंस में जो व्यक्ति काम करता है उसे स्लेवरी कहते हैं। दास की प्रथा में है, वो गुलामी कर रहा है, उससे क्या कहेंगे? वो गुलाम है किसी का। तो उस समय फ्रांस में भी गुलामी जो थी, एक गुलामी स्लेवरी सिस्टम था, लेकिन फाइनली 1848 में वो एबॉलिश हो गया। अब वहाँ से एबॉलिशन के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। आई होप यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ स्लेवरी एंड अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का बहुत सिंपल मीनिंग है कि आप कहीं काम कर रहे हो और जहाँ पे आपको अपने इक्वल वर्क का इक्वल मनी ना मिले, जितना आप काम किए हो उसके अनुसार मनी अगर नहीं पेमेंट होता है, आपको प्रोत्साहन नहीं मिलती, अप्रिसिएशंस नहीं मिलता है। ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, रिम्यूनरेशंस एंड एप्रिसिएशंस। अगर नहीं होता है तो आप स्लेवरी के कैटेगरी में आ जाते हो। तो condition of working hard without any remunerations and appreciations called slavery। एक्चुअली में बहुत सिंपल कह सकते हैं कि दास क्या है, दास क्या है, लेकिन एक करेक्ट डेफिनेशंस बताता है कि आप चीज़ें जानते हो। मान ली बाई चांस इंटरव्यू में पूछ दिया व्हाट इज स्लेवरी, तो वहाँ पे आपके थिंकिंग को सोचा, आप कहाँ तक सोचते हो? आप नॉर्मल नौकर तक नहीं सोचो, आप सोचो कि स्लेवरी का करेक्ट डेफिनेशन हो क्या सकता है। आप इक्वल वर्क इक्वल वेजेस की कॉन्सेप्ट लाओ, वो स्लेवरी सिस्टम में है। आप उससे इक्वल वर्क टू इक्वल वेजेस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसका अप्रिशिएशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस कैटेगरी में ये स्लेवरी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। So slavery, practice or system of owning slave, a condition of working hard without any remunerations and appreciations. I hope you understood the definitions of slavery. Next we move on. One by one we will understand everything about the slavery. Don't worry anything. अगर समझना है तो अपने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, फिर से समझा दूँगा। तो स्लेवरी, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो यूरोप में स्लेवरी सिस्टम बहुत ही तेज़ी तरीके से फ्लरिश कर रहा था, फैल रहा था। और अगर फ्रांस की बात करें, फ्रांस ये सब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है। फ्रांस, ब्रिटेन, तो फ्रांस के कॉलोनीज थे। कॉलोनीज किसे कहते हैं? एक फ्रांस कॉलोनीज भी थे और ब्रिटिश कॉलोनीज भी थे। जैसे साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड मैनी मोर। अगर फ्रांस कॉलोनीज की बात करें, कैरेबियन आइलैंड में आपका सेंट डोमिनिगो, बहुत ही फूड की आज बहुत बड़ी कंपनी है। मार्टिनिक्यू एंड
दिस प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंस, गोलाडल्फ। तो सेंट डोमिनिगो पे इनका कंट्रोल था फ्रांस का, मार्टिन क्यू पे था, गोलाडल्फ पे था। ये सब कैरेबियन आइलैंड्स के कुछ कंट्री हैं जहाँ पे ये फ्रांस कॉलोनीज़ थे, जिस तरह ब्रिटेन ने ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनाए थे, साउथ अफ्रीका, इंडिया, मैनी मोर। तो एक्चुअली में ये दोनों उस समय के सबसे डेवलप्ड कंट्री थे यूरोप कॉन्टिनेंट के, और इनका ये सभी कॉलोनीज़ ये सब पे कब्जा था। और जिस जगह पर दूसरे आउटसाइडर्स का वहाँ पे उसका लॉ चलता है, उसका रूल चलता है, तो वो जगह कॉलोनीज़ कहलाती है। जैसे इंडिया इज़ कॉल्ड अ ब्रिटिश कॉलोनीज़, जैसे आउटसाइडर्स थे ब्रिटिश, और वो इंडिया में आया था एज अ व्यापार, और उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो एनी स्टेट और प्लेस इज कंट्रोल्ड बाय द आउटसाइडर्स, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड द कॉलोनीज। वेरी सिंपल चीज़ें धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन प्रॉपर वाइज में समझेंगे तो समझ में आएगी। कॉलोनीज क्या है? वह जगह जहाँ पे आउटसाइडर्स का कंट्रोल हो। कंट्रोल इस हिसाब से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए, उनके हर एक लॉ एडमिनिस्ट्रेशंस पूरे रूल उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए उस जगह पर। तो उस जगह को हम कॉलोनीज़ कहते हैं। जिस तरह इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनीज़ है। सन 1800 में वो आ चुके थे। 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुआ विथ मंगल पांडे, और 1947 अप टू वो रूल किए, और तब तक हमारा इंडिया ब्रिटिश कॉलोनीज़ था। तो फ्रांस में जो ये कैरेबियन आइलैंड्स पे इनका कब्जा था, सन डोमिनिगो, ये सब तीनों जगह से, यहाँ से क्या क्या चीज़ आया करती थी यूरोप में, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अभी फ्रांस की बात कर रहे हैं, फिर हम यूरोप ब्रिटेन की बात करेंगे, ब्रिटिश। क्योंकि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो मेनली हम फ्रांस की बात करेंगे। तो इन तीनों जगह से क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा था? कमोडिटीज। सच एज टोबैको, sugar, and many more such related items. जैसे टोबैको हो गया, शुगर हो गया, और मैनी मोर रिलेटेड सच आइटम्स कहाँ से आ रहे थे? इन जगहों से आ रहे थे। कहाँ? यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में। फ्रांस के कंट्री के अंदर। तो हमने क्या देखा कि फ्रांस का कॉलोनीज़ था कैरेबियन आइलैंड्स पे। यहाँ से टोबैको, कमोडिटीज सच एज सॉल्ट, sugar, tobacco and many more such related items, they were exported from these three countries, from Caribbean islands to Europe, France. तो इसमें हम लोगों ने देखा। लेकिन जैसे टी भी हो गया, टी भी आया करता था वहाँ से। तो कैरेबियन आइलैंड पे प्रॉब्लम ये हो रही थी, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि इन तीनों जगह पर लेबर की कमी हो जा रही थी। तो क्रॉप प्रोडक्शन कैसे हो, टी प्लांटेशंस कैसे हो, तो टोबैको कैसे उगाई जाए, शुगर कैसे उगाया जाए, और मैनी मोर रिलेटेड चीज़ जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कैसे हो। तो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड। यहाँ पे क्या होने लगी? देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेबर की कमी होने लगी। जब लेबर की कमी होने लगी तो क्रॉप प्रोडक्शंस ब्रेक डाउन कर गया।
तो उसकी फुलफिलमेंट के लिए, लेबर की फुलफिलमेंट के लिए कैरेबियन आइलैंड्स पे फ्रांस ने क्या किया, कुछ लेबर्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ से? यूरोप कॉन्टिनेंट से फ्रांस से कुछ लेबर को ट्रांसपोर्ट करना कैरेबियन आइलैंड पे स्टार्ट कर दिया, ताकि यहाँ से चीज़ें, जितनी कमोडिटीज़ है वो रेगुलर सप्लाई में फ्रांस में आता रहे। तो एक तरह का यहाँ पे क्या हुआ, स्लेवरी सिस्टम्स क्रिएट हो गया। इस कैरेबियन आइलैंड्स पे क्या हुआ, एक तरह की स्लेवरी सिस्टम क्रिएट हुए। तो ये पूरा था यूरोप कॉन्टिनेंट, फ्रांस, कॉलोनीज, कैरेबियन आइलैंड्स, सेंट डोमिनिगो, मार्टिन एंड गुडाल्फ। ये यहाँ से कमोडिटीज़ सप्लाई हुआ करती थी। यूरोप कॉन्टिनेंट, फ्रांस, टी, टोबैको, शुगर, मैनी मोर रिलेटेड सच आइटम्स। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, इस कैरेबियन आइलैंड्स पे शॉर्टेज ऑफ लेबर होने लगा, जिससे क्रॉप प्रोडक्शंस ब्रेक डाउन कर गई। तो इस क्रॉप प्रोडक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए फ्रांस को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से लेबर सप्लाई करना स्टार्ट किया। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड सिस्टम की, जिसका नाम दिया ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम। ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम। ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम। ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम। हमने क्या देखा था कि कैरेबियन आइलैंड पे क्या होने लगा था, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर, तो लेबर की सप्लाई फिर होने लगी। तो ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें 3 कंट्री इवॉल्व थे। पहला अमेरिका, हियर इज साउथ अफ्रीका, हियर इज यूरोप। तो अमेरिका में प्लांटेशन टी का, कॉफ़ी, टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, ये सब की क्रॉप प्रोडक्शंस होता था। लेकिन एक टाइम आया कि एक्चुअली में अमेरिका जो था वो फ्रांस कॉलोनीज था, सॉरी ब्रिटिशर कॉलोनी था, यहाँ पे इंग्लैंड का कब्जा था। तो यहाँ पे प्लांटेशंस जैसे टी, कॉफ़ी, टोबैको, पोटैटो, टोमेटो जैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता था। लेकिन एक समय आया कि यहाँ पे देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेबर की कमी होने लगी। अभी वहाँ देखे थे हम लोग कैरेबियन आइलैंड्स पे, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर। टू मीट द लेबर डिमांड दे ट्रांसपोर्टेड द लेबर फ्रॉम यूरोप टू कैरेबियन आइलैंड्स। लेकिन इस ट्रायंगुलर सिस्टम में क्या देखेंगे कि अगर अमेरिका में शॉर्टेज ऑफ लेबर हुआ तो वो फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट से ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि फ्रांस में क्या था, इसके खिलाफ विद्रोह छिड़ गया था। स्लेवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो गया था, एक प्रोटेस्ट होने लगा था कि स्टॉप सेंडिंग पीपल फ्रॉम द यूरोप टू कैरेबियन आइलैंड्स और एनीवेयर फॉर द स्लेव पर्पस, कि बंद करो स्लेवरी सिस्टम्स को, दास प्रथा को, यहाँ से दास को भेजना।
तो यूरोप क्या करने लगा, बहुत ही दिमाग से काम किया। यूरोप का कब्जा अमेरिका पे था, इंग्लैंड का, और यहाँ पे इतने रिच क्रॉप, जो महंगी क्रॉप्स हैं जैसे टी, कॉफ़ी, टोबैको, पोटैटो, टोमेटो का प्रोडक्शन होता था, इसको कंटिन्यूड रखने के लिए उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका में भी इन्हीं का कंट्रोल था, यूरोप का ही, इंग्लैंड का ही। यहाँ से लेबर को खरीदने लगे। साउथ अफ्रीका से क्या हुआ, लेबर इन्होंने खरीदने लगा। तो लेबर वो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू यूरोप। तो यहाँ पे इनकी खरीदारी होती थी, फिर इनको यहाँ से लेबर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। लेबर को क्या किया था, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। तो इस तरह साउथ अफ्रीका से ये लेबर खरीदते थे और यहाँ पे खरीदारी होकर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था अमेरिका में। और यहाँ से जितने प्लांटेशंस टी, कॉफ़ी का ये लोग प्रोडक्शंस करते थे, यहाँ पे मेहनत किया जाता था। इनफैक्ट कि यहाँ पे माइनिंग, कंस्ट्रक्शंस वर्क में भी इन लोग इन्वॉल्व थे। और यहाँ पे इनका डिमांड फुलफिल हो गया। यूरोप यहाँ से लेबर्स को खरीद कर यहाँ पे भेजने का काम तो कर दिया। तो एक तरीके से जो तीनों कंट्री थे, जैसे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हो गए। और इसी इंटरलिंकिंग ऑफ ट्रेड सिस्टम इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम। इसी इंटरलिंकिंग ट्रेड सिस्टम्स को ही ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम कहा जाए। ट्रायंगुलर मतलब तीन, एज साउथ अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। I hope you understood all these things. The triangular trade system, it is being asked in questions in the exam. The triangular trade system, which involves the three countries, South Africa, Europe and America. Okay, at that time there was shortage of the labor. To fulfill the demand of the labor of South Africa, send all the labors to Europe, and यूरोप क्या करता था, इन लोग को खरीद कर दे ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द यूरोप टू अमेरिका टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द लेबर, सो दैट दे स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी, टोबैको, पोटैटो, टोमेटो टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूरोप, ताकि यहाँ से इनका प्रोडक्शन करके ऑल ओवर यूरोप में बेचा जा सके और यहाँ की देश कमाया। यूरोप, इंग्लैंड, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम्स था। एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव था, पीपल था जो स्लेवरी में आते थे। जो दास प्रथा में जितने भी पीपल्स थे उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता था, उन्हें खरीद कर, उन्हें मार उड़ कर, उन्हें अपने काम के अकॉर्डिंग पैसे नहीं दिया जाता था, लेकिन तभी भी उन्हें खरीद कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे, उनसे काम करवाते थे, प्लांटेशंस, टी, कॉफ़ी प्रोडक्शंस कराते थे, लेकिन उनकी इक्वल वेजेस, रेम्युनरेशन, अप्रिसिएशन नहीं थे। तो स्लेवरी तो था और बहुत जमकर था, और इसका एबॉलिशन होना भी बहुत ज़रूरी था। तो हम देखेंगे कि फ्रांस में इसकी आवाज़ उठने लगी, इसकी आवाज़ फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी, दास प्रथा को हटाओ। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रांस में क्या हुआ, एक कन्वेंशन बैठा नेशनल असेंबली की, एक कन्वेंशन असेंबली बैठी इन 1794, इन 1794 to remove slavery system from France। तो एक कन्वेंशन बैठा टू रिमूव द सिस्टम ऑफ स्लेवरी।
तो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी में फ्रांस कॉन्टिनेंट में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा कि स्लेवरी सिस्टम्स को स्टॉप करिए, आप एक जगह से दूसरी जगह लेबर को ट्रांसपोर्ट करना बंद करिए। उस तरह से एक कन्वेंशंस बैठा नेशनल असेंबली 1794 में टू रिमूव द स्लेवरी सिस्टम फ्रॉम फ्रांस। तो उस समय फ्रांस के जो हेड थे, किंग थे, जिनका रूल था, एट दैट टाइम देयर वाज अ रूलर नेम्ड नेपोलियन कहते थे कि स्लेवरी सिस्टम वाकई में ख़राब है, लेकिन अगर ये स्लेवरी सिस्टम्स को बंद कर दें तो ट्रांसपोर्टेशंस तो अफेक्ट होगा ही, साथ में प्लांटेशंस, क्रॉप प्रोडक्शंस भी अफेक्ट होगा और ट्रेडिंग सिस्टम भी रुक जाएगी, क्योंकि ये स्लेवरी सिस्टम पे ही ट्रांसपोर्टेशंस, ट्रेडिंग निर्भर था। तो एक तरीके से क्या नेपोलियन ने भी इसका सपोर्ट किया कि वी नीड टू एबॉलिश, रिमूव द स्लेवरी सिस्टम। लेकिन अगर वो स्लेवरी सिस्टम्स को रिमूव कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड सिस्टम भी ब्रेक डाउन कर जाता, व्यापार बंद हो जाता, और जिससे क्या होता, फ्रांस को लॉस होता। तो इन्होंने ये कन्वेंशंस कराया 1794 में और टू रिमूव द स्लेवरी। लेकिन ये डिबेट ही रह गया, यहाँ पे केवल डिबेट से ही टाइम का पास हुआ, तो रिमूव नहीं हुआ, फाइनली रिमूव नहीं हुआ। लेकिन एट द लास्ट हम देख सकते हैं कि फाइनली डिबेट के बाद 1848 में क्या हुआ, फ्रांस एबॉलिश द सिस्टम ऑफ स्लेवरी, सो इन 1848 में क्या हुआ, फ्रांस एबॉलिश द सिस्टम ऑफ स्लेवरी। तो ये कह सकते हैं, बहुत कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, फ्रांस एबॉलिश्ड द सिस्टम ऑफ स्लेवरी in 1848। तो फ्रांस ने स्लेवरी सिस्टम फाइनली 1848 में रिमूव कर दिया आफ्टर डेथ ऑफ नेपोलियन की मृत्यु के बाद। एक्चुअली में नेपोलियन 1815 में वाटरलू वॉर में डिफीट हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेपोलियन डिफीटेड विथ इंग्लैंड, रसिया एंड मैनी मोर कंट्री, और इन वाटरलू वॉर हुआ था 1815 में, इसमें इनका डिफीट हुआ और इनकी डेथ हो गई। और 1848 में फाइनली फ्रांस डिक्लेयर्ड फाइनली एबॉलिश द सिस्टम ऑफ स्लेवरी। तो 1848 में फ्रांस ने स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में नहीं हुआ, लेकिन फाइनली 1848 में फ्रांस एबॉलिश द सिस्टम ऑफ स्लेवरी। ये एक एक्ट पास किया, एक लॉ पास किया, जिसके अकॉर्डिंग 1848 में क्या हुआ, फ्रांस ने पूरी तरह से स्लेवरी सिस्टम्स बंद कर दिया, दास प्रथा को बंद करा। बंद करो ये लोगों को बेचना एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पर्पज़ से, लेकिन क्योंकि इसमें क्या है, आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसके राइट्स के साथ, उसके अधिकार के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, ये चीज़ बंद करो। और फाइनली फ्रांस ने 1848 में ये काम कर दिया। तो ये हमने देखा। अगर बात करें कि नेम द कंट्री हु एबॉलिश स्लेवरी सिस्टम फर्स्ट इन द वर्ल्ड, उस देश का नाम बताओ जो स्लेवरी सिस्टम्स को पहली बार बंद किया। तो वो है कैरेबियन आइलैंड पे ही है, जिनका नाम हैटी है। हैटी है कंट्री, कैरेबियन आइलैंड पे हैटी कंट्री इन, जिसने हैटी एक कंट्री है कैरेबियन आइलैंड्स पे, जहाँ पर
इसने पहली बार इस स्लेवरी सिस्टम को रिमूव किया। या एबॉलिस्ड। तो हैटी बिकेम अ फर्स्ट कंट्री हु एबॉलिश द स्लेवरी सिस्टम फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो हमने ये देखा। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने स्लेवरी सिस्टम को रिमूव किया। ही पास्ड एन एक्ट ऑफ स्लेवरी सिस्टम एक्ट इन 1843। 1843 इंडियन स्लेवरी एक्ट को पास किया गया। 1843 इंडियन स्लेवरी एक्ट को पास किया गया अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसने 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बात किया कि जो स्लेवरी सिस्टम है अब से क्या है, गैर कानूनी है। आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह सेंड नहीं करोगे फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रेड और किसी की वजह से भी, ताकि उनकी जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट ना हो, जो उनका मानवाधिकार है वो वायलेट नहीं हो। और 1843 में इंडिया ने स्लेवरी एक्ट को रिमूव कर दिया। 1848 में फ्रांस ने कर दिया। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो 1804 में किया था। तो 1804 में जो नॉर्दर्न अमेरिका है उसने रिमूव किया था। तो हमने क्या देखा कि फ्रांस ने जो है द स्लेवरी सिस्टम को 1848 में रिमूव किया और इंडिया ने 1843 और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1804 में फ्रांस, इंडिया, यूएसए ने 1848, 1843, 1804 में स्लेवरी सिस्टम को रिमूव कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस abolition of slavery. I explain in both the language in detail the abolition of slavery. Any query you have, you comment in my comment box without any hesitations. I will going to reply at that comment. So I hope you understood all these things. So don't forget to share, subscribe my channel.